हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गाइज, आज जो है हम लोग इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग एसएसटी पढ़ रहे हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो सीटेट में भी आपके आएगा, आपके यूपी टेट के पीआरटी में आएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सीटेट के साथ साथ सुपर टेट में भी आएगा। या आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इतिहास आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है आपको मदद करेंगे। और अगर आप जल्दी से चीज़ों को रिवीजन करना चाहते हैं कि सीटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जल्दी से हम रिवीजन कर लें, तो आप सही जगह आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे, इतिहास जानने के स्रोत, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कश्मीरी कवि एक कल्हड़ थे। कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखी गई है जिसका नाम है राज तड़ंगिनी। अब इस राज तड़ंगिनी में व्याख्या किसका है? तो कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण इस किताब में, इस ग्रंथ में मिलता है। यानी कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राज तड़ंगिनी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण मिलता है। वो भी कश्मीर के 12वीं शताब्दी के हर शासक का क्रम से एकदम व्यवस्थित रूप से इतिहास मिलता है। अगला आ जाएगा जातक कथाएं। देखिए, जातक कथाएं जो होती हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। तो जातक जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। यानी जातक में गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं उसको संकलित किया गया है। और इसकी रचना बहुत बड़े लोगों ने नहीं किया है, बल्कि इसकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन किया गया है। जो सामान्य बौद्ध भिक्षु हैं उन्हीं के द्वारा जातक की कथा लिखी गई है। अगला हम देखेंगे तो आईने अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा, देखिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। यह अकबर के प्रशासन यानी उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए, उस समय बजट कैसे पेश करते थे, वो सब पैसे इत्यादि का लेन देन कैसे था, उसी के प्रशासन के बारे में जो है अबुल फजल के अकबरनामा में लिखा है। और अकबरनामा का एक भाग है आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी, जिसकी भाषा क्या है? फारसी है। आपके एग्जाम में यह आया है कि इसमें किसका विवरण है? तो देखिए, प्रशासन के विविध पहलुओं, प्रशासन उस समय कैसे था, सांख्यिकी विवरण वाला, पैसे का लेन देन वाला। बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है, या पंजाबी लिपि जो होती है वो गुरुमुखी होती है। तो बाबा गुरु नानक जी जो थे उनकी रचनाओं को गुरुमुखी में गुरु अंगद ने, किसने? गुरु अंगद ने संकलित किया। इस इनका मूल नाम जो है लहना था। गुरु अंगद का मूल नाम जो है लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इन्होंने ही गुरुमुखी यानी जो पंजाबी लिपि है गुरुमुखी का आरंभ किया था। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे प्राथमिक स्रोत। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्रोत से आपके सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आया है और यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पीसीएस में आते हैं। तो पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं। ठीक है। देखिए, प्राथमिक स्रोत कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसे स्रोत जो प्रथम यानी पहले मिले
उसे प्राथमिक स्रोत कहेंगे और ऐसे स्रोत जो बाद में मिले उन्हें द्वितीयक स्रोत कहेंगे। तो देखिए प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेष मतलब जो बहुत साल पहले के अवशेष हैं और सामने दिखें, जैसे कोई मान लीजिए कोई आदमी अपना ही आत्मकथा लिख दिया, लिखा 100 साल पहले वो उसका प्रत्यक्ष अवशेष आज भी है। जब उसका प्रत्यक्ष अवशेष आज भी है और लिखा बहुत समय पहले गया था तो उसे हम प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं। कोई अभिलेख हो, बताइए अभिलेख बना बहुत पहले था लेकिन आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है, किसमें रहेगा? प्राथमिक स्रोत में रहेगा। कोई जैसे भीमबेटका गुफा में जो शैल चित्रकला बना है, बना हजारों साल पहले है लेकिन आज भी प्रत्यक्ष रूप से उसका अवशेष हमारे सामने है। तो किसी भी सामग्री का अगर अवशेष आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है तो उसे आप प्राथमिक स्रोत मानेंगे लेकिन वह बहुत साल पहले बना हो। ठीक है? तो प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है जैसे स्मारक। स्मारक में बहुत इंपॉर्टेंट ताजमहल बना पता नहीं कितने दिन पहले था लेकिन आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष अवशेष के रूप में है। तो स्मारक, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएँगे। देखिए पुराने सिक्के भी प्रत्यक्ष रूप से अवशेष के रूप में कई जगह हैं। जैसे आप देखते हैं अब अकबर का किला, तो अकबर के किले में सिक्के हैं, औजार हैं, यंत्र हैं, आज्ञा पत्र हैं, उस समय के जो आदेश थे, ये सब के सब जो है रखे गए हैं। देखिए जनगणना भी बहुत साल पहले से होती आ रही है और आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से इसके अवशेष हैं या जनगणना हो रही है, तो इसे भी हम प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ही रखेंगे। देखिए संविधान बहुत समय पहले बना था 1900, आप कह सकते हैं कि 46 में पहली बैठक हुई थी तो 1946, 1949, 1950 से आज 2023, 24, 25 चलने जा रहा है। तो आज भी संविधान प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है तो यह आपका हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है बहुत पहले से हो रहा है, आज भी हो रहा है तो प्राथमिक स्रोत में है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जो भीमबेटका गुफा में पाई जाती है, बहुत साल पहले बनी आज भी है। आत्मकथाएँ, मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों का अभिलेखागार, देखिए समाचार पत्रों का अगर अभिलेखागार कह रहा है तो इसका मतलब पुरानी बात कर रहा है, ये प्राथमिक स्रोत है। लेकिन इसी समाचार पत्रों में अगर कह दें मौसम की जानकारी तो नई टेक्नोलॉजी है, वो अवशेष नहीं है, तो वो द्वितीयक में चला जाएगा, इसको थोड़ा-सा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? द्वितीयक स्रोत जो आजकल जैसे पुस्तकें, कोई पुस्तक आज लिखी गई है, आत्मकथा बहुत पहले लिखी गई है, लेकिन अब नई-नई जो पुस्तकें आ रही हैं, वो आपकी द्वितीयक स्रोत में आएँगी। जीवन का चरित्र नया-नया किसी का लिखना है तो द्वितीयक स्रोत में आएगा। इतिहास की पाठ्य पुस्तकें अगर नए तरीके से लिखी जा रही हैं तो द्वितीयक में आएगी। इसके अलावा जो द्वितीयक से आपके एग्जाम में पूछा है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी यानी अमर उजाला में मौसम की जानकारी, जबकि पहले जो था उसमें भी समाचार पत्र था लेकिन अभिलेखों की जानकारी, अभिलेख मतलब पता नहीं कै हजार वर्ष पहले की बात हो रही है। यहाँ पे स्थानीय समाचार अमर उजाला है, जो है हिंदुस्तान है, इसमें मौसम की जानकारी जो दी जा रही है वो नई टेक्नोलॉजी है तो वह द्वितीयक स्रोत में आएगी। अगला देखिए दोस्तों है बीसीई। यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछा है कि बीसीई का तात्पर्य क्या है? बीसीई का तात्पर्य जो है, बी का मतलब बिफोर, सी का मतलब कॉमन, ई का मतलब इरा, ठीक है? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? अगर केवल बीसी लिखा है तो इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात को हम बीसी कहेंगे।
और कहीं पे एडी लिखा है तो एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब ईसवी, यानी ईसा पूर्व के बाद वाली स्थिति को हम एडी कहेंगे। ठीक है। सबसे पुरानी पांडुलिपि, अगर आपसे पूछेगा सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। किस पत्र पे लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट। उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी जाती है, उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी जाने वाली लिपि। अब ये सबसे पहले लिखी जाती थी ताड़ पत्रों पर, उसके बाद लिखी गई भोजपत्रों पर, उसके बाद लिखी गई ताम्र पत्र पे यानी कापर के पत्र पर, और उसके बाद सोने का पत्र जाने लगा। तो पहले ताड़ पत्र, उसके बाद भोजपत्र, उसके बाद ताम्रपत्र, उसके बाद सुवर्ण पत्र। ठीक है। अब आप बात आ जाती है कि अभिलेखागार क्या होता है। देखिए अभिलेख मतलब तो आप जानते ही हैं, लेकिन अभिलेख जहाँ पे रखा जाता है वैसे घर को अभिलेखागार कहते हैं। वह स्थान जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेज को रखा जाता है उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। अगला प्रश्न है संगम कविताओं में चोल, चेर और पांड्य। देखिए संगम कविताओं में चोल, चेर, पांड्य तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। क्या कहा गया है? मूवेंदार कहा गया है। जो चोल है, चेर है और पांड्य हैं, ये दक्षिण भारत के तीन राजवंश हैं। इनको दक्षिण भारत की संगम कविताओं में मूवेंदार कहा गया है। अगला है गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी, जिसकी भाषा क्या है? जिसकी भाषा संस्कृत है। यही आपसे सीटेट में पूछा है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने ही दशमलव और पाई का आविष्कार किया है। तो आपको याद रखना है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है विनय पिटक। विनय पिटक एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्मों के नियम, देखिए हमने बताया था कि विनय पिटक में यहाँ पे ना आ रहा है तो ना से क्या हो जाएगा? नियम। तो त्रिपिटक पाली भाषा में आपके हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में हैं जो जिनकी भाषा पाली है। देखिए पहला है सुत्त पिटक, तो स से सिद्धांत, इसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन है। विनय पिटक में न है तो इसमें नियम यानी गौतम बुद्ध के नियमों का वर्णन है, और अभिधम्म पिटक में क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। इंपॉर्टेंट है। अगर संस्कृत ऑप्शन में नहीं रहता है तभी आप प्राकृत लगाएंगे, नहीं तो आपके ऑप्शन में हमेशा संस्कृत मिलेगा, क्योंकि ऋग्वेद प्योर रूप से संस्कृत में ही लिखी गई है। इसमें 1000 से ज्यादा सूक्त यानी प्रार्थनाएं हैं। कितनी? 1000 से ज्यादा। ज्यादातर आपको 1028 मिलेगा। तो 1000 से अधिक सूक्त एवं प्रार्थनाएं हैं। इनकी रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 3 देवता, एक अग्नि देवता, एक इंद्र देवता और एक सोम देवता बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। कौन कौन? आग के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि, वर्षा के देवता इंद्र और सोम रस के देवता सोम। ये तीनों ऋग्वेद में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है। यह पुस्तक किस पे आधारित है? राजनीति पर आधारित है। तो दोस्तों इसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, और आप अगर यह सीरीज देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप 100% इतिहास के प्रश्नों को करके ही आएंगे।
ठीक है? अगर 1-2 बार देख के याद कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।